वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को जानेंगे। जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा उस थ्योरी का अब उपयोग करके कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी को प्रश्नों को बनाते चलें। पहली बात, न्यूमेरिकल जब शुरू हो और न्यूमेरिकल जब आप क्लास कर रहे हो तो एनसीईआरटी की बुक सामने रख कर बैठ जाइए, क्वेश्चन पढ़िए और जो बताया जा रहा है उसकी समरी देखिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, लिखने में बहुत समय व्यर्थ चला जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, लिखेंगे नहीं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप किताब निकाल कर बैठ जाइए। किताब नहीं है तो एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, उसके सॉफ्ट कॉपीज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सॉफ्ट कॉपी का मतलब एनसीईआरटी की बुक किताब मोबाइल पर भी उपलब्ध है। इसके ऐप्स आते हैं, एनसीईआरटी के वेबसाइट पर जाकर इसके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार सरकार की वेबसाइट पर भी एनसीईआरटी की किताब अपलोड है, वहाँ से भी आप उसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं समय व्यर्थ करने से पहले। दिया हुआ है कि एक लंबी परिनालिका की एकांक सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं। आपका ये है 6.3, 6.1, 6.2 बनाने वाले नहीं, ऐसे ही थ्योरिकली प्रश्न है। इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे, इकाई सेंटीमीटर में फेरे बराबर 15। तो 1 मीटर में फेरे, एकांक लंबाई n बराबर 1500 ना। 1 सेंटीमीटर में 15 तो 100 सेंटीमीटर में 1500, और एकांक लंबाई में फेरों को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर एक क्षेत्रफल का लूप रखा जा रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। a बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 गुणे 10 के घात -4 मीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दीजिए। और 2 एम्पियर प्रारंभिक धारा से 4 एम्पियर हो जाती है। प्रारंभिक धारा I1 2 एम्पियर, अंतिम धारा I2 4 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन कितने का हुआ? DI बराबर I2 माइनस I1, DI बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2 एम्पियर। अल्प समय है dt, अल्प समय dt कितना है? ये 0.1 सेकेंड। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर वाट। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से d फाई बाई डी टी ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल d फाई बाई डी टी। चलिए अब आते हैं, E बराबर परिमाण केवल d फाई बाई डी टी। तो बच्चा लोग फाई नहीं है, फाई कैसे निकालते हैं? तो फाई का सूत्र क्या होता है? बी ए फाई। बी परिनालिका के अंदर बी कितना होता है हम लोग साबित कर चुके हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम में परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर कितना आया था? बी बराबर μ0 NI है ना। तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर μ0 NI इंटू ए। तो ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। तो अब क्या हो जाएगा? मान रखो d बाई डी टी और फाई μ0 NI A। धारा परिवर्तनशील है तो धारा इसके साथ आएगा, बाकी बाहर आ जाएगा। μ0 NA DI बाई डी टी। तो चलिए मान रखिए μ0 का मान 4 पाई गुणे 10 के घात -7, n का मान 1500 है, a का मान 2 गुणे 10 के घात -4 है, 2 गुणे 10 के घात -4 है। और डी का मान 2 एम्पियर और डी टी का मान 0.1, 2 एम्पियर 0.1।
इसको हमें गुणा करना है बच्चा लोग। तो E बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 पाई यहाँ है, 4 पाई 15 गुणे 2 गुणे 2, 15 चौके 60 गुणे 10 के घात कितना, ध्यान दो 1 यहाँ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, तो 2 1 0 2 0 3 0, 7 4 11 में से 3 गया तो -8, -8 में से ये कट जाएगा, 24 पाई गुणे 10 के घात -7 वोल्ट। बाबू लोग इसको आप गुणा कर लीजिएगा, आप पाई का मान रख सकते हैं, 24 पाई गुणे, तो ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। मेन चीज आपका इसमें है कि फैराडे के नियम से माइनस, माइनस क्यों नहीं, परिमाण निकालना है। फॉर्मूला में माइनस होता है, आप यहाँ माइनस लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ये न कहना कि सर फॉर्मूला माइनस होता है, हमें विद्युत वाहक बल का परिमाण निकालना है, तो परिमाण में माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो माइनस लेंस का नियम है, बताता है कि दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, फ्लक्स परिवर्तन धारा का विरोध करता है, ये अलग चीज़ है। ये आपका 6.3 हो गया। 6.4 पर आते हैं। दूसरा प्रश्न आज का, एक आयताकार लूप की भुजा 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। भुजा लंबाई है 8 सेंटीमीटर यानी 8 गुणे 10 के घात -2 मीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र है 0.3 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.3 टेस्ला। वेग दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड 1 गुणे 10 के घात -2 मीटर प्रति सेकेंड। पहला, लूप की लंबी भुजा, लंबी भुजा। एक इसका फिगर भी दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में चित्र नहीं दिया हुआ है, एक फिगर भी ड्रा किया हुआ है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉसी क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक आयताकार लूप है जिसका भाग एक कटा हुआ है। ये यहाँ कटा हुआ है, यहाँ ये लंबी भुजा के अभिलंबवत। तो एक बार ऐसे लंब डालना है और एक बार ऐसे गति करनी है। चलिए, लंबी भुजा के अभिलंबवत जो गति कर रहा है ये, तो जब गति कर रहा हो तो विद्युत वाहक बल कौन होता है? गतिक विद्युत वाहक बल, BLV। जब भी कोई परिपथ गति करता है तो वहाँ विद्युत वाहक बल कौन होता है? तो लंबी भुजा है LB, है ना, लंबी भुजा है तो ऐसे लिखो ना, B लंबी भुजा तो लंबाई L हो जाएगा, V तो क्या हो जाएगा? B 0.3 लंबाई और वेग कितना? 10 के घात -2, तो कितना? अतरी के 24, 2.4
10⁻⁴ वोल्ट। और इसको इस क्षेत्र को पार करने में लगा समय, ये भी पूछ रहा है कितने समय तक टिकेगी। प्रेरित वोल्टता टिकने का समय, तो समय बराबर बच्चा लोग क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो लंबी भुजा के अभिलंबवत, अब यही बात एक समझना है, लंबी भुजा के अभिलंबवत, तो लंबी भुजा के अभिलंबवत ये न हो जाएगा, तो गति कौन कर रहा है, ये देखो लंबी भुजा इधर जा रहा है तो विस्थापित कौन हो रहा है, ये ना, चौड़ाई ना। जब लंबी भुजा पर अभिलंब डालते हैं तो ये गति करे तो कौन सा विस्थापित होगा, ये छोटा वाला पार्ट में आगे पीछे जा रहा है, तो लंबी भुजा पर अभिलंब हो तो भुजा छोटा लिया जाएगा। और ये देखो जब छोटी भुजा पर अभिलंबवत चलेंगे तो छोटी भुजा जब अभिलंबवत गति करेगा तो ये पूरी लंबाई को लेकर जाएगा, तो छोटी भुजा में लंबाई और बड़ी भुजा में चौड़ाई, ये समय निकालना हो तो ये, तो समय दूरी बटा में चाल, दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर ना, 2 × 10⁻², अब बटा में चाल कितना है 1 × 10⁻² बराबर 2 सेकेंड। अब दूसरा दे रहा बी, छोटी भुजा के लिए, तो छोटी भुजा के लिए बी एल की जगह बी है, वी 0.3 टेस्ला, और चौड़ाई कितनी है 2 × 10⁻², और v 1 × 10⁻²। तो विद्युतवाहक बल 0.6 10⁻⁴ वोल्ट। और वोल्टता टिकने का समय, वोल्टता टिकने का समय t बराबर, तो यही तो बात समझना है, जब छोटी भुजा पर लंब डालिएगा तो कौन सी भुजा गति करेगा, लंबाई न पूरा निकलेगा ये, तो यहाँ L बटा V लिखा जाएगा, 8 × 10⁻² और 1 × 10⁻², तो t बराबर 8 सेकेंड। तो जब समय की बात होगी तो लंबी भुजा में छोटी भुजा लिखा जाएगा, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग गति छोटी भुजा की होगी, और जब छठी भुजा पर लंबवत कहा जाएगा तो गति लंबी भुजा की होगी। चित्र आप समझिएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको मिटाते हैं, ये फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये 6.4 हो गया, 6.5 पर आ जाते हैं। 6.5 में क्या है, 1 मीटर लंबी धातु की छड़, लंबाई 1 मीटर, चलिए परितः कोणीय वेग ओमेगा 400 रेडियन प्रति सेकंड, 400 रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग ओमेगा है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था। और चुंबकीय क्षेत्र है 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला। तो विद्युतवाहक बल गति कर रहा है तो गतिक विद्युतवाहक बल होगा, गतिक विद्युत वाहक बल का मान क्या हो। देखो बच्चा इसका फिगर समझो, ये वलय एक रिंग की तरह घूम रहा है, ये देखो ये धातु का छड़ है, ये धातु का छड़ है, एक सिरा केंद्र पर है, दूसरा वलय से ऐसे गति कर रहा है। तो बच्चा लोग इसका तो वेग तो शून्य है ना, इसका तो वेग शून्य है और ये ओमेगा वेग से घूम रहा है, तो इसका औसत वेग कितना हो जाएगा, v बराबर 0 प्लस ओमेगा बाई 2। ओमेगा या ऐसे कहो
V1 प्लस V2, V1 तो 0 और V2 ओमेगा बेग से, ये लंबाई है, लंबाई ही त्रिज्या है ना, ये लंबाई त्रिज्या है इस चित्र में। V2 V बराबर, जब वृत्त पर चलोगे तो V बराबर R ओमेगा, जब वृत्त पर चलिएगा तो V बराबर R ओमेगा बाई 2, तो V बराबर क्या रखा जाएगा, R ओमेगा बाई 2, ये लिखा जाए। तब गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, BLV R ओमेगा बाई 2। तो मान रखिए अब कितना हो जाएगा, B 0.5। मेन चीज़ ये आपको फिगर समझना था, एक धातु का ये छड़ है ऐसे, उसका केंद्र स्थित है, तो ये स्थित है, तो ये गति नहीं कर रहा है, तो इसका वेग 0, और ये गति करेगा V बराबर R ओमेगा से, तो इसका वेग क्या कहा जाएगा, इस छड़ का वेग। एक सिरा तो स्थिर है और ये गति कर रहा है, तो छड़ का वेग ऊपर वाला लिख दीजिएगा, ऊंच वाला नहीं ना, औसत ना दोनों का, तो दोनों का औसत निकालिए V1 प्लस V2 बाई 2। बस यही समझना था, बाकी तो आप फॉर्मूला में मान रखिएगा। L 1 है, R 1 है, ओमेगा 400 है, आ बटा में 2, ये 200 हो जाएगा, 0.5 गुणे 200, 20,500 वोल्ट। इसका विद्युत वाहक बल यानी गतिक विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको फिगर में यही ध्यान देना था कि इसका मान कितना हो, कितना मान रखा जाए। इसका अगला एक क्वेश्चन है, उसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, कभी देखेंगे तो बता देंगे, दिमाग पे नहीं आ रहा है। 6.6 बाद में बता देंगे, अभी हमारे दिमाग पे इसका कंसेप्ट नहीं है कि क्या गुणा भाग करें। 6.7 पर आते हैं। 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार, ठीक है, 10 मीटर लंबा, तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का ही टेस्ला कहो चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहो, चुंबकीय क्षेत्र B है 0.3 10 के घात -4, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्षैतिज घटक से, ये क्षैतिज घटक है बच्चा लोग, BH है, क्षैतिज घटक BH 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से गिर रहा है। V बराबर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल BLV ना 0.3 10 के घात -4 V 5, पंक्तियाँ 15 10 के घात -4 1.5 10 के घात -3 वोल्ट। ठीक है, कौन से सिरा उच्च विभव पर है। दूसरा, इसमें विद्युत वाहक बल की दिशा निकाली जा सकती है। 6 पॉइंट पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो ध्यान देना बच्चों 6.7 क्या क्वेश्चन कह रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, इसका जवाब आपके क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरब से पश्चिम दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, पूरब से पश्चिम,
तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है आवेश को लेकर, और किया गया कार्य विभव होता है। तो विपरीत दिशा में, तो ये तार है पूरब से पश्चिम, तो हमारी दिशा क्या हो जाएगी? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, विपरीत दिशा में। और तीसरा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि तार का कौन सा सिरा उच्च विभव पर है। तार के दोनों सिरों पर विभव निकालना होगा और कौन सा उच्च विभव होगा हमको उसका मान बताना है। उच्च विभव पर कौन है, तो ये तो थोड़ा सा कठिन है। उच्च विभव कौन है ये नहीं बता सकते। चलिए 6.7 हो गया, 6.8 पर आते हैं। अगला प्रश्न, इसमें क्या दिया हुआ है? एक परिपथ में धारा 0.1 सेकेंड में, अल्प समय है 0.1 सेकेंड, पाँच एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। I1 5 एम्पियर, I2 0 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन DI बराबर I2 माइनस I1, 0 माइनस 5 एम्पियर धारा में परिवर्तन हो जाएगा। प्रेरित विद्युतवाहक बल 200 वोल्ट है, E बराबर 200 वोल्ट। तो स्वप्रेरकत्व L बराबर, तो फैराडे के नियम को हमने स्वप्रेरकत्व में भी बदला था, E बराबर माइनस L DI/dt। तो L बराबर माइनस E बटा में DI/dt माइनस E 200 DI माइनस 5 बटा में DT 0.1। L बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 200 0.1 बटा में 5, ये 40, L बराबर 4 हेनरी, 40 गुणे 0.1 बराबर 4 हेनरी। तो इस तरह से आप कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकाल सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, शेष अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।